वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब 1। और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हमने बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रायल बैलेंस हमें 30 जून 20 X4 का गिवन है, जिसमें सबसे पहले हमें टोटल फंड्स का ओपनिंग बैलेंस और फिर जो बाकी आइटम है वो गिवन है। तो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ फंड बैलेंसेस गिवन है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशंस की डिटेल है, डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई एज आर एप्लीकेबल टू रिलेटेड फंड। तो कंट्रीब्यूशंस का जो ब्रेकअप है वो सेकंड इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और फंड्स की अगर हम बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि टोटल 4 फंड्स हैं। फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन्ड परमानेंटली। तो ये इंडोमेंट फंड होगा क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पर। उसके बाद फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन है स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज पर, तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड हो गया। फंड फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग, तो ये इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन है, तो इस पे हम इसको भी सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर, लेकिन ये इंटरनल कंडीशन है। और फिर फंड फॉर जनरल ऑपरेशन जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4 हमारे फंड्स हमें पता चले और उसके हिसाब से ही कंट्रीब्यूशंस की डिटेल भी है। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग से रिलेट है। पॉइंट 4 जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेट कर रहा है। पॉइंट 5 और 6 लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनसे रिलेट कर रहा है। एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, जिसका इंडोमेंट फंड है ऊपर, पीएससी यानी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट ₹5 million फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो ये एक फंड ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन है। फिर लास्ट में हमें एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस दी कि ऑपरेशंस में और जिम्नेजियम जो जिसका एक रिस्ट्रिक्टेड फंड मौजूद है उसके दरमियान में हमने एक्सपेंसेस को जो बाइफर्केशन है वो कैसे करनी है, क्योंकि जो ऊपर फिगर्स गिवन होंगी वो टोटल की बेसिस पर गिवन होंगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डेफरल मेथड फॉलो करना है। ये है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के मुताबिक जो मेथड है उसकी बेसिस पर हमारी सारी प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो डेफरल मेथड के मुताबिक हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 30 जून को। सिंगल कॉलम बेसिस पर डाटा भी इस क्वेश्चन में जो अवेलेबल है वो सिंगल कॉलम वाला अवेलेबल है। हम मल्टीपल कॉलम की बेस पर डाटा, क्योंकि एसेट्स अलग अलग नहीं दिए हुए, लाइबिलिटीज अलग अलग नहीं दी हुई, तो मल्टी कॉलम फॉर्मेट जो है वो इसके अंदर बन भी नहीं सकेगा, तो सिंगल कॉलम ही हम बना सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम ये फॉलो करते हैं कि हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ, और आंसर जब डेवलप करेंगे तो एनपीओ का नाम है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। हमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है डेफरल मेथड के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 30 June 20 X4। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें जो चीज़ें शो करनी हैं उसमें इनकम है और एक्सपेंडिचर्स। तो जो भी एंड में हमारे पास बैलेंस निकलेगा, अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी तो उसे हम सरप्लस लिख देंगे, वरना हम डेफिसिट निकाल लेंगे या डेफिशिएंसी भी कहते हैं इसको। तो ये एक फॉर्मेट तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बना लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स का। तो क्लब का नाम लिखेंगे एनपीओ का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनानी है डेफरल मेथड के मुताबिक
फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x4। अब इसके अंदर जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अगर हम देखें तो एक तो जनरल फंड है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा फिर एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड भी है, और उसकी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं दोबारा। फ्रेंचाइज को एक्वायर करने के लिए ये फंड बनाया गया है। फिर जो दो हमारे पास फंड्स हैं वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड भी हैं, जिनमें से एक इंडोमेंट है जो कि यंग टैलेंट के नाम से है, और एक जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो कि इंडोमेंट के अलावा है। तो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग, यंग टैलेंट का इंडोमेंट फंड, और ऑब्वियसली एक कॉलम हम टोटल का बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई की डेट से, जो हमारा ईयर का स्टार्ट है, और हम ईयर एंड तक मूवमेंट बनाएंगे बिल्कुल वैसे जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो एनपीओ का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है डेफरल मेथड के अंडर एज एट 30 जून 20x4। तो इसके अंदर हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद दूसरी साइड पर इक्विटी नहीं होती इसमें, या तो हम फंड बैलेंसेस लिखेंगे या नेट एसेट्स लिखेंगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, और देन करंट लायबिलिटीज। सो इन सारे पॉइंट्स की तरफ जो है फॉर्मेट बनाकर अब जो जो चीज़ें होती जाएंगी उसको फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा। फॉर्मेट बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम जो ट्रायल बैलेंस की फिगर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करें अपने फॉर्मेट में। तो पहली फिगर जो है वो टोटल फंड्स की ओपनिंग फिगर है 1715, और इस फिगर का जो ब्रेकअप है वो इंफॉर्मेशन नंबर 1 में गिवन है। तो पहला इसमें आइटम है फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन है, रिसोर्सेज जो मेंटेन होने हैं वो परमानेंटली होने हैं। जहां पे रिसोर्सेज को परमानेंट मेंटेन करना हो वो इंडोमेंट फंड होता है, उसको सेपरेट प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये 50 का सेपरेट फंड इंडोमेंट में लिखें। सेकंड है फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन है, यानी इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन परमानेंट रिसोर्स मेंटेन करने की नहीं है। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड के तौर पर, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के तौर पर ट्रीट होगा। फिर फंड फॉर एक्वायरिंग फ्रेंचाइज है जिस पर इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन है, इसका बैलेंस जस्ट 3 का है। और अनरिस्ट्रिक्टेड जो हमारे पास जनरल ऑपरेशन के लिए फंड्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस 1547 है। इन चारों फिगर्स को हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर एज अ ओपनिंग बैलेंस लिखना है। जनरल फंड, इंटरनली जो फ्रेंचाइज एक्विजिशन के लिए स्टिपुलेशन है, जिम्नेजियम के लिए, यंग टैलेंट इंडोमेंट फंड के लिए, और टोटल। तो फर्स्ट फिगर को इनकॉर्पोरेट करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो लॉन्ग टर्म एसेट, इन दो फिगर को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख लेते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर बेसिकली कैपिटल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं आप। 428 के इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए फाइनल नहीं लिख रहे, और इन्वेस्टमेंट्स हैं 1204 की।
नेक्स्ट आइटम है हमारे पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये करंट लाइबिलिटीज में शो होगा। उसके बाद प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो करंट एसेट्स में शो होंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज में। इसके बाद कैश एट बैंक है 43 का, ये भी करंट एसेट्स में शो होगा। इसके बाद फी फॉर सर्विसेज हैं, यानी जो जनरल ऑपरेशन में स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर देंगे 340। नेक्स्ट हमारे पास फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स की नेट प्रोसीड्स हैं, तो ये 15 की जो नेट प्रोसीड्स हैं इनको भी रिकॉर्ड कर देंगे। अब ग्रॉस होती हैं तो अलग अलग ही प्रेजेंट करते और सब्सटेंस के मुताबिक, लेकिन जब गिवन ही नेट पर हैं तो हम नेट पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रीब्यूशंस हैं। जिस तरह से हमें फंड्स के बारे में डिटेल, तो जो कंट्रीब्यूशन है इनके बारे में भी डिटेल। तो 94 का जो ब्रेकअप है वो देखते हैं। तो 94 की फिगर में सबसे पहले तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। पहली कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, जो कि एक इंडोमेंट फंड है। और इंडोमेंट फंड क्योंकि हमारा जब हम डेफरल मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें सिर्फ जनरल फंड प्रेजेंट हो रहा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी सब कुछ जो है वो हमारा नेट एसेट्स के अंदर जाएगा। तो ये 15 डायरेक्टली हम नेट एसेट्स में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। टोटल कॉलम के अंदर इफेक्ट भी आ गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डेफरल मेथड में शो नहीं होते, सिर्फ जनरल फंड शो होता है। तो ये भी अब नेट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। हाउएवर द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड येट, अभी तक लैंड एक्वायर नहीं हुई, तो इस वजह से इसको अभी हम जो है अपनी लाइबिलिटीज़ के तौर पर शो करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हुए कि लैंड नेक्स्ट विद इन 1 ईयर के अंदर एक्वायर हो जाएगी, तो इसे हमें जो है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करना चाहिए। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस, तो इसको करंट ईयर में रेवेन्यू बना देंगे। और कंट्रीब्यूशन जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, बट पीएससी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दैट ₹3 million विल बी एलोकेटेड फॉर एक्वायरिंग फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग। तो इसमें जो बेसिकली अगर कोई इंटरनली इम्पोज कंडीशन होती है तो वो तो इंटर फंड ट्रांसफर के तौर पर रिकॉर्ड होगी। इनिशियली हम इसे रेवेन्यू का हिस्सा बनाएंगे। तो 8 इनको स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर देते हैं। 8 और 57 मिलाकर 65 बन गए। फर्दर ये जो 3 किया इंटरनली इम्पोज, ये इंटर फंड ट्रांसफर के तौर पर रिकॉर्ड होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स की तरफ चलेंगे। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में से हमने ट्रांसफर आउट करना है।
और फ्रेंचाइज एक्विजिशन के लिए ट्रांसफ़र इन हो जाएगा। इसका नेट इफेक्ट टोटल पर 0 होगा। इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट फंडिंग है। इसके बारे में भी नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो उसको देखते हैं। 150 की टोटल अमाउंट है। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशंस, यानी रेवेन्यू बनेगा फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 20x4। तो अभी तक ईयर एंड तक 6 मंथ का टाइम हुआ है। तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है, तो इसे डेफर करना होगा और फिर रेवेन्यू के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो 150 की टोटल अमाउंट है, 6 मंथ की करंट ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड करते हैं पहले। तो डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 1 ईयर की अमाउंट आ गई, 6 मंथ की फिगर आएगी हमारे पास 15, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जो इसको रिमेनिंग अमाउंट है वो लाइबिलिटीज में शो होगी, लेकिन उसको करंट और नॉन करंट के अंदर हमें डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 1 ईयर की जो अमाउंट है दैट वुड बी 30। और इसका मतलब है कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर हम अमाउंट शो करेंगे, 150 का टोटल था, उसमें से 15 की हमने इनकम बना दी और 30 की हमने करंट लाइबिलिटी बना दी। तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर हमारा बैलेंस बचा दैट इज 105। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम है और इस पर भी नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है। The investment income of rupees 6 million is externally restricted to be added to principal amount of resources for young talent fund, जो कि endowment fund है, to be maintained permanently. There is no other restriction on investment income. तो जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको तो रेवेन्यू बना लेंगे, और जो 6 की अमाउंट है वो उसकी वही ट्रीटमेंट होगी जो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस की होती है। तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो 144 की है, उसमें से 6 इंडोमेंट से रिलेटेड है वो तो निकाल देंगे और बाकी 138 को हम रेवेन्यू बना देंगे। और जो 6 की अमाउंट है हमारे पास, उसको क्योंकि वो इंडोमेंट से रिलेट करती है तो उसे इंडोमेंट में शामिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस, और इनके बारे में भी एलोकेशन जो है वो नीचे गिवन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। $370, $325 एंड 40। जो जिम्नेजियम और ट्रेनिंग सेंटर से रिलेट करती है और इनका टोटल 68 का हमें गिवन है, तो नेट एसेट्स की तरफ चलते हैं। फंड यूटिलाइजेशन लिखेंगे हम। तो जिम्नेजियम में 68 के एक्सपेंसेस हुए तो उसका फंड इतने से कम हो जाएगा। अब हम नोटिस करते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन थी उसको तो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। अब जो फर्दर इंफॉर्मेशन बाकी बच गई है क्वेश्चन में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 5 है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 मिलियन। तो फ्री होल्ड लैंड कैपिटल एसेट का हिस्सा ही है, बस इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एंड कलेक्शन ऑफ रुपीज 8 मिलियन। कलेक्शंस जो होती हैं वो वर्क ऑफ आर्ट वगैरह होती है, यूनिक एंड रेयर आइटम्स, तो इनको सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है, नहीं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं रखते। These collections represent item of such historic value that it is worth preserving perpetually and PSC is committed to protect and preserve them as part of its organization policy। तो इसको अगर आप परपेचुअली प्रिजर्व कर रहे हैं तो इनकी भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो ऑन दैट बेसिस हमें जो 8 की अमाउंट है वो
कैपिटल एसेट में से निकाल कर शिफ्ट कर देनी चाहिए कलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड टू जर्नल ऑपरेशन, यानी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज होगी। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो लैंड है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, और जो कलेक्शन हैं वो भी क्योंकि परपेचुअली प्रिजर्व कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो 20 और 8 निकाल कर जो बाकी अमाउंट बचेगी, ओरिजिनली हमारे पास अमाउंट थी 428, इसमें से 20 लैंड के निकाल देंगे, 8 कलेक्शंस के निकाल देंगे, और बाकी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अमोर्टाइजेशन भी हम कह सकते हैं। तो 428 में से 8 कलेक्शन वाले निकाले, 20 लैंड वाले निकाले, 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जो कि 80 आ जाती है। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो उससे एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। टोटल हमारे पास आ जाता है 340। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 ये सब कवर हो गई हैं। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी कर चुके हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन नंबर 7 रहती है। एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, जो कि एंडोमेंट फंड है, पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट ₹5 मिलियन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो ये एक 5 मिलियन का हमें ट्रांसफर करना होगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर होगा। तो हमें अनरिस्ट्रिक्टेड से ट्रांसफर आउट करना है, और यंग टैलेंट का जो कॉलम है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। नेट इफेक्ट ऑब्वियसली इसका जो टोटल नेट एसेट्स पर कोई नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि हम क्वेश्चन की जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो हमारी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में, वो अब हम फाइनल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं, तो इनकम का टोटल कर लेंगे, दैट वुड बी 573। एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 815। क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो हमारे पास डेफिसिट आ जाएगा 242 का। ये जो डेफिसिट आएगा इसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर भी हम लिखेंगे, और क्योंकि ये जर्नल ऑपरेशन से रिलेटेड है तो उसके कॉलम में आएगा। अब हम जो है वो टोटल्स कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल फंड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल बनता है 1297। फ्रेंचाइज में 3 और 3 मिलाकर 6। जिम्नेजियम और ट्रेनिंग का 115 + 2 - 68 49 आ गया। यंग टैलेंट इंडोमेंट फंड में 50 15 6 और 5 सब ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह टोटल का कॉलम भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया है ये सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिखे जाएंगे, नेट एसेट्स के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास फंड है इंडोमेंट का, लिख लेते हैं। उसका बैलेंस टोटल हमने निकाला 76। फिर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर 49। इंटरनल जो फ्रेंचाइजिंग राइट की कंडीशंस हैं उस पर 6, और जो अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड है हमारे पास उसका टोटल है 1297। तो इन सब का टोटल भी वही बनेगा, दैट इज 1428। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज तो 105 की हैं, करंट लाइबिलिटीज का भी टोटल कर लेते हैं, दैट इज 70। 1428 + 105 + 70, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 1603। इसको अब एसेट साइड पर जाते हैं और वहां पर नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 1552। करंट एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं,
दैट इज 51, और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का जो ग्रैंड टोटल हम करेंगे दैट इज 1603। इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टैली हो गई और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं 1 to 10। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज हैं ये किसने इशू किए हैं, हैज बीन इशूड बाय। तो सिंपल सा आंसर है इन्हें आईकैप ने इशू किया है, तो ऑप्शन ए होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्राइमरी सोर्स एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर लार्ज साइज्ड एनपीओज। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में मेंशन है कि दैट वुड बी आईएफआरएस इशूड बाय आईएएसबी। तो वो हम जो है यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। तो जो कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इनमें यूज होता है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और मनी टर्म्स में यूज होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी हम नहीं करते। तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करते तो रियल टर्म्स वाला यूज होता, और ऑपरेटिंग कैपेसिटी देख रहे होते तो फिजिकल कैपिटल वाला होता। लेकिन क्योंकि इसमें ना इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हम करते हैं ना हम करंट कॉस्ट को यूज कर रहे होते हैं, तो वैसे भी स्पेसिफिकली मेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में कि इसमें फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स वाला हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन, तो वो एक्रूवल अकाउंटिंग पर बेस करता है। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऐसी है जो कि कैश अकाउंटिंग पर बेस करेगी, बाकी सारी स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के मुताबिक जो हम बनाते हैं वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही बन रही होती हैं। क्वेश्चन 5 है कि एन एनपीओ हैज अ फंड दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन्ड परमानेंटली। तो ये जब परमानेंट रिसोर्स मेंटेन करने की बात आती है तो ये इंडोमेंट फंड की बात हो रही होती है। आल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन जो उसका मेन फंड है वो आपने परमानेंटली मेंटेन करना है। तो इस विच टाइप ऑफ फंड इट इज, तो फंड की टाइप के हिसाब से देखें तो जिसमें परमानेंट एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हो और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को परमानेंटली मेंटेन करना हो तो वो हमारा फंड कहलाता है इंडोमेंट फंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू ऑफ एन एनपीओ। तो ऑप्शन ए है कि रिस्ट्रिक्शंस में बी एक्सटर्नली इंपोज, ये बात तो करेक्ट है, और रिस्ट्रिक्शंस एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस इंटरनली इंपोज वैसे तो हो सकती हैं लेकिन वो रेवेन्यू के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं कंसीडर होती, उनको फिर आप इंटरफंड ट्रांसफर के तौर पर ले लेते हैं। तो इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इसमें ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 7 है कि एन एनपीओ रिसीव्ड इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 million, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जो इंडोमेंट फंड होता है उसका कॉलम भी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर बनता है, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती हैं फिर वो वहां पर रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड होती हैं। डेफरल मेथड होता तो ये आइटम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में जाता, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है तो इंडोमेंट फंड का जो कॉलम होगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसमें रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है कि एन एनपीओ रिसीव्ड इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ $2 million, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। डेफरल मेथड में जो इंडोमेंट फंड है उनका कॉलम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बनता, तो ऑप्शन ए तो इसी वजह से गलत हो गया। दूसरी बात यह कि इंडोमेंट फंड जो है उसको क्योंकि उस पर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो उसको जनरल फंड कॉलम के अंदर भी नहीं लेकर जा सकते, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज डायरेक्ट इंक्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, और उसका इंडोमेंट फंड कॉलम जो होगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।
लास्ट वन में क्योंकि जनरल फंड लिखा हुआ है तो ये गलती है। क्वेश्चन 9 है कि एनएनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड सेपरेटली, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। अब जब आप उससे रिलेटेड फंड को सेपरेटली प्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं और रिस्ट्रिक्टेड फंड कम से कम एक उसके अंदर जरूर प्रेजेंट हो रहा होता है, और यहां पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो सेपरेटली प्रेजेंट हो रहा है, तो उसी के जो रेलिवेंट कॉलम है उसी के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मल्टीपल कॉलम होंगे तो ये उसी में रिकॉर्ड होगा, और क्योंकि वो वाला रिस्ट्रिक्टेड फंड प्रेजेंट हो रहा है तो उसके कॉलम में हम इस अमाउंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है कि एनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, कॉरस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड इज नॉट प्रेजेंटेड सेपरेटली। तो जब आप रिस्ट्रिक्टेड फंड जो आगे मेथड है, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का फर्क है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि रिस्ट्रिक्टेड फंड सेपरेटली प्रेजेंट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि वो सेपरेटली प्रेजेंट नहीं हो रहा। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जब कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड सेपरेटली प्रेजेंट ना हो रहा हो तो उसको जनरल फंड के कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फंड का कॉलम वो तो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही होना है, और जनरल फंड में हो जाएगा क्योंकि उससे रेलिवेंट फंड तो प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो वो जो चीजें प्रेजेंट नहीं हो रही होती डायरेक्ट वो जनरल फंड में चली जाएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारे 10 जो है एमसीक्यूज थे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।